नमस्कार। विश्व पुस्तक मेले के 7वें दिन में हम सब पहुंच चुके हैं और अभी हम हैं प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर, जहां पर एक पुस्तक है जिस पर परिचर्चा के लिए और इसके लोकार्पण के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। वो है अधूरे से पूरे, रवि मिश्रा जी द्वारा इस लिखी हुई कविताओं का ये संग्रह है। रवि जी पेशे से पत्रकार हैं, हृदय से कवि हैं, ऐसा इस किताब को देख के सार्थक सिद्ध होता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी इस पुस्तक पर अभी बातचीत करेंगे, आपसे परिचय होगा। इसके अलावा हमारे साथ नीरज बदवार जी भी हैं। बातें कम स्कैम ज़्यादा और हम सब फेक हैं, 2 पुस्तकें आपकी हमारे यहाँ से आई हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी हम सभी पहले से परिचित हैं, आपका स्वागत है। इसके साथ ही एक और पत्रकार, एक और लेखक विष्णु शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपकी भी पुस्तकें हमारे साथ हैं और एक पुस्तक जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इंदिरा फाइल्स, वो उसके आप लेखक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही प्रभात प्रकाशन से प्रभात जी और पीयूष जी भी हमारे साथ हैं। आपको भी नमस्कार, आपका स्वागत। मैं स्वागत की श्रृंखला में ही मोहित जी से आग्रह करूंगा कि आप आएँ और रवि मिश्रा जी का पुस्तक संच देकर स्वागत करें। सार्थक जी विष्णु जी का सम्मान करेंगे और मोहित जी नीरज बदवार जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं वो क्षण पुस्तक का लोकार्पण वो हम करेंगे। इसके बाद हम परिचर्चा को शुरू करेंगे। नहीं, ताली भी आ गई। मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि मिश्रा जी की ही पुस्तक से एक अंश है। मैं कहीं नहीं पहुंचने के लिए चलता हूँ, सूरज हूँ, हर रोज ढलता हूँ, हर रोज निकलता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शानदार पंक्तियाँ। कृपया इस पुस्तक के बारे में, अपनी कविताओं के बारे में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी और प्रभात जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अवसर जो दिया मुझे, पत्रकार तो हम पेशे से हैं ही, लेकिन चूंकि लिखने का शौक रहा है तो उसको एक मंच आपने दिया है और एक कह सकते हैं कि एक सपना था जो प्रभात प्रकाशन नमस्कार बुक्स के माध्यम से आज इस पुस्तक के रूप में हम सबके सामने है, अधूरे से पूरे। दरअसल ये जो कविताओं का संग्रह है, मैं इसको कहूँगा कि ये एक यात्रा, एक जर्नी, उसको काव्य के भाव से समेटने की मेरी कोशिश है। जो देखा अपने पेशे में, अपने जीवन में, जो समझा उसको लिखता चला गया और धीरे धीरे ये एक पुस्तक के रूप में सामने आई है। अब इस किताब में कविताएं हैं और अगर पीयूष जी, प्रभात जी आप कहेंगे तो हम उसके कवि हृदय के माध्यम से ही हम कुछ कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कविताओं के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि हम कविताएं पढ़ें, सुने। तो देखिए, इस कविता में मेरे इस संग्रह में 10 चैप्टर हैं और ये चैप्टर अलग अलग भावों को बताने के लिए हैं। जैसे पहला चैप्टर ही है 2.5 अक्षर प्रेम के और शुरुआत है प्यार से, प्रेम से। तो प्रेम को समर्पित, उस भाव को समर्पित मेरी ये पहली कविता जो है, पहले पन्ने पे ही है। नहीं, अगर मैं वो कविता कहूंगा तो कुछ दूसरी कविता होगी वो। हाँ,
वो हमारी प्रेम कहानी। देखिए, एक पहली कविता है सबसे प्रतीक्षित पल। कुछ लाइनें आपके लिए मैं पढ़ूंगा। किताब के आखिरी पन्ने तक सब कहां पहुंच पाते हैं, किताब के आखिरी पन्ने तक सब कहां पहुंच पाते हैं। अक्सर सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे रिश्ते सबसे पीछे रह जाते हैं। अक्सर सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे रिश्ते सबसे पीछे रह जाते हैं। मन की पवित्रता को सब कहां समझ पाते हैं, मन की पवित्रता को सब कहां समझ पाते हैं। अक्सर सबसे प्यारे मन, सबसे निश्चल भाव, सबसे समर्पित प्रेम सबसे ज्यादा ठुकराए जाते हैं। सबसे ज्यादा भरे हुए लोग, सबसे ज्यादा भरे हुए लोग सब कहां कह पाते हैं, सबसे प्रतीक्षित पल प्रतीक्षित रह जाते हैं। तो जिंदगी में ऐसे कई लम्हे होते हैं जिनका इंतजार हम करते रहते हैं और वो आते नहीं है। तो कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्शन है। और मेरी कविताओं में गांव बहुत ज्यादा है। गांव की यात्राएं मैंने बहुत की हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। तो एक छोटी सी कविता है जो गांव को समर्पित है। मैं वो आपके सामने चंद लाइनें चाहूंगा कि पढ़ूं, गुनगुनाऊं। निराश भयभीत थके मन को साहस के शब्द वो कहता है। निराश भयभीत थके मन को साहस के शब्द वो कहता है। मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है। निराश भयभीत थके मन को साहस के शब्द वो कहता है। मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है। सूखे बंजर शुष्क शहर में, सूखे बंजर शुष्क शहर में कल कल नदी सा बहता है। मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है। यादों के नील गगन में मेघ सा भी उड़ता है। मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है। तो ये गांव की बात हो गई, ये गांव की बात हो गई। और चूंकि इस कविता में एक जगह मैंने अपने पत्रकारों की भी पीड़ा रखी है और इस कविता के माध्यम से मैंने ये उत्तर देने की कोशिश की जो आरोप मीडिया पे लगते हैं, पत्रकारों पे लगते हैं। तो थोड़ा मैंने सोचा कि क्यों ना पत्रकारों की भी बात की जाए, एक पक्ष रखा जाए। तो वो कविता भी है और लेकिन चूंकि अब मैं वो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वो कविता भी है इसमें कहीं किसी पन्ने में। इतनी अभिव्यक्ति ही शेष है, उस कविता का नाम है। और अगर मैं कहूं कि चूंकि हम पत्रकारों से बहुत सारे सवाल होते हैं तो कई बार लगता है कि क्यों ना हम भी कुछ कहें। इस दौर की बात हो, एक सेक्शन है 129 पेज पे, उसमें मैंने इस कविता को रखने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि अगर वो मिले तो मैं आपके सामने नहीं, मिल गई। तो देखिए, ये कविता एक पत्रकार की तरफ से लिखी गई है और कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की गई है। तो मैं चाहता हूं कि एक पत्रकार होने के नाते ये कविता मैं जरूर पढूं और यहाँ अपने जितने मित्र उपस्थित हैं उनको ये बताने की कोशिश करूं कि पत्रकार का पक्ष क्या होता है जब उस पर आरोप लगते हैं कि खबर आप सही से करते नहीं हैं, आप ये करते नहीं हैं, वो नहीं करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, खबरों का क्या है, खबरों का क्या है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन सबकी खबर बनती है, सब समाचार बनते हैं, कभी ना कभी हम सब एक प्रचार बनते हैं। स्टूडियो के शोर से किसी अंचल तक भयंकर रायशुमारी है, एक होड़ है, बहुत मारामारी है। सत्य संतुलन का सत्व खोज लेने वाले कैमरा लेंस की कुछ खोज लेने की ताकत कुछ एक फ्रेम तक सिमटी है, लेकिन सिद्धांत है कि जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। हाँ, शर्त है समाज की, वो बाजार सजाएगा, वो बोली ऊंची लगाएगा, अपना और उसका यही सबको बढ़ाएगा।
असंख्य उंगलियां उठाएगा, किसी अपने से पत्रकार पर नैतिकता का मुकदमा चलाएगा। हाँ, वो तब सब चुप रहे जब रिपोर्टर भूखा मरा, जब कलम छीनी गई, जब 303 से छाती छलनी की गई, जब परिवार सड़क पर आया, जब उसने निवाला नहीं खाया, जब गली का नेता गिरेबान तक पहुंचा, जब बदलाव के लिए पहली पुकार लगाई, लोकतंत्र के लिए पहली आवाज उठाई, तब उसकी आवाज किसी कान तक न पहुंच पाई। कैमरे, कलम और कलमकार, इनका अपराध बड़ा है। अपराधी बताने वाला एक अपराधी समाज उसके सामने खड़ा है। गली के गुंडे जिनके हीरो बने, उनसे युद्ध में ये सिपाही जीरो बने। वो लोग जो एक उंगली से सारा सिस्टम बदल सकते थे, उन्होंने बस अपनी उंगली ही बेची। फिर सिस्टम बिका, सत्ता बिकी, सच बिका, झूठ बिका, वर्दी बिकी, गरीब से हमदर्दी बिकी, धर्म बिका, धर्म बिका। वो जो उंगली बेच आए, वो उंगली उठाने फिर आए हैं। पत्रकार की अंतरात्मा झकझोर के जगाने फिर आए हैं। पीछे मार्ग में कलमकारों के शरीर और आत्माओं को कुचलती एक भीड़ लाए हैं। अब यहाँ जो बचा है बस वही भग्नावशेष है। आजादी वाले देश में जनता की दी हुई इतनी ही अभिव्यक्ति शेष है। आजादी वाले देश में जनता की दी हुई इतनी ही अभिव्यक्ति शेष है। तो कुछ ऐसी ही कविताओं का संग्रह रहा है जिसमें बहुत सारे भाव हैं। देखिए, प्रभात जी ने कहा कि एक राष्ट्र प्रथम में से जरूर सुनाए, तो राष्ट्र प्रथम। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए इसमें भोजपुरी की भी कविता है। भोजपुरी मेरी चूंकि मदर टंग है, मेरे जमीन की भाषा है, तो भोजपुरी का भी कुछ अंश मैंने इसमें रखा एक प्रयोग के तौर पे। लेकिन चूंकि आपने कहा है राष्ट्र प्रथम, तो एक कविता उस हिस्से से भी जरूर होनी चाहिए जो देश को समर्पित हो, जो राष्ट्र को समर्पित हो। बिल्कुल, पुलवामा पे है और मैंने बालाकोट पे भी लिखने की कोशिश। देखिए, इसमें मैंने कहा ना कि हम पत्रकार हैं, तो हम हर दिन कुछ नया देखते हैं, कुछ नई चीजें का सामना करते हैं, और देश में जो कुछ भी हो रहा है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कविता है राष्ट्र प्रथम, और ये मंच से ही मुझे कहा गया कि वीरों का वेग, वीरों का वेग। बालाकोट में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद किस भारतवासी का खून नहीं खौला, मेरा भी खौला, और वो इस कविता के रूप में बाहर आए। वीरों का वेग, इस लहर को रोक पाना तेरे बूते की बात नहीं थी। इस लहर को रोक पाना तेरे बूते की बात नहीं थी। जिनकी पीठ किसी रीढ़ पर टिकी होती है, तेरी वो जात नहीं थी। जिनकी पीठ किसी रीढ़ पर टिकी होती है, तेरी वो जात नहीं थी। ढहती रेत की दीवार पे खड़ा जिसे तू ललकार रहा था, तुझे मालूम नहीं था कि तू अपने अंजाम को पुकार रहा था। भारत की मिट्टी से उपजे, भारत की मिट्टी से उपजे, हिंद का लहू शिराओं में बहता है जिनके, नादान था तू। जा बटोर ले अपने लश्कर के तिनके। वतन के गद्दारों की गद्दारी पे यकीन था तुमको, वतन के गद्दारों की गद्दारी पर यकीन था तुमको, और यहां वतन परस्ती का फक्र था मुझको। इस हार का मलाल तो तुझे होना ही था। मां भारती के पुत्रों के आगे तुझे रोना ही था। इस हार का मलाल तो तुझे होना ही था। मां भारती के पुत्रों के आगे तुझे रोना ही था। कह दे इन कंटीले तारों के पार बैठे अपने आकाओं से, फिर न टकराए इन अल्हड़ मदमस्त हवाओं से। कह दे इन कंटीले तारों के पार बैठे अपने आकाओं से, फिर न टकराए इन अल्हड़ मदमस्त हवाओं से। हम यहाँ तूफान हृदय में लिए फिरते हैं, हम यहाँ तूफान हृदय में लिए फिरते हैं। इसी धरा के लिए 100 बार जीते हैं, 100 बार मरते हैं। इसी धरा के लिए 100 बार जीते हैं, 100 बार मरते हैं। तो ये देखिए, समर्पित था बालाकोट के अपने वीरों के लिए, और उन्होंने जो पाकिस्तान के उस पार जाकर बदला लिया हमारा, बताया कि हमारे देश की ताकत क्या है। तो कुछ ऐसे भाव मेरी कविताओं में रहे हैं, और मैं क्या कहूँ प्रभात जी। बहुत बढ़िया। जब आपने जोश, आपके पास वाणी और जोश और शब्द तीनों ही बहुत शानदार है। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं नीरज जी से आग्रह करूँगा, देखिए हमारे पास जो तीनों हमारे लेखक प्रभात जी मौजूद हैं, तीनों अलग अलग विधा के हैं। विष्णु जी हिस्टोरियन हैं, आप कवि बन के हैं, और नीरज जी सटायर हैं। तो गीत तो लिखे ही हैं, पर आपकी जो पहचान है वो इंदिरा फाइल्स, नेहरू फाइल्स से बन रही है, और कांग्रेस फाइल्स भी आने वाली है। और नीरज जी का अपना अलग शैली है, उनकी जो सटायरिस्ट है वो
वो हर चीज से डायरेक्ट निकाल देते हैं, कहीं से भी आप कुछ भी बोलिए उनको। हाँ, तो एक सटायर तो पीयूष जी इसमें भी है कि आपने इतने लेखकों को छाप दिया कि अब आपको मेहमान बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, और यहाँ तो कुर्सियां कम है, वरना आप कुर्सियों पे भी अपने लेखक बिठा सकते थे। तो ऐसे प्रकाशक कम ही है जो मेहमान के मामले में भी आत्मनिर्भर है, श्रोताओं के मामले में भी आत्मनिर्भर है, तो हम खुद ही छाप के खुद पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेरे राजीव जी से एक दो सवाल जरूर हैं, और बड़ी अच्छी इनकी कविताएं। पहले तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, मैं खुद तकरीबन 10-12 सालों तक टीवी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ और 18-20 सालों से जर्नलिज्म में हूँ। तो एक चीज की मैं बड़ी तारीफ रवि भाई की करूंगा कि जब आप जर्नलिज्म में होते हैं, और ये जो लोग इस पेशे में खासतौर पर टीवी जर्नलिज्म में, वो बात अच्छे से जानते हैं कि बड़ा ही रूथलेस पेशा है ये। आपको लगातार लगे रहना पड़ता है यहाँ पर मतलब जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि आप उतने ही अच्छे हैं जितनी अच्छी आपकी आखिरी पारी थी, अगले दिन आपको शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। तो टीवी का पेशा भी कमोबेश वैसा ही है कि पिछले दिन आपने बतौर एंकर कितना अच्छा लाइव क्यों नहीं किया, कितनी अच्छी डिस्कशन क्यों नहीं की, लेकिन अगले दिन जब आप कोट पहन के मेकअप करवा के आते हैं तो एक नई पारी आपकी होती है। और सबसे चुनौती जो टीवी के पेशे की है वो ये है कि किसी और पेशे में जब आप कोई गलती करते हैं तो वो गलती 2-4 लोगों के अंदर तक रह जाती है, आपका बॉस जानता है, आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं। लेकिन टीवी एक ऐसा पेशा जहां आपने कोई गलती की तो आपकी सार्वजनिक नुमाइश होती है उस गलती की, सार्वजनिक जुलूस निकलता है। आपको आपका नाई भी बता सकता है कि भाई साहब उस दिन तो आप लड़खड़ा गए थे, आपकी तो जबान फिसल गई थी, भाई साहब तुम तो बड़े फंबल करते हो, यहाँ बड़े हीरो बनते हो। तो इतने चैलेंजिंग पेशे में रहने के बावजूद अपने अंदर की कोमलता को बचा कर रखना, अपने अंदर की संवेदनशीलता को बचा कर रखना, और उस बचे हुए वक्त में उस संवेदनशीलता को, उस कोमलता को, उन विचारों को शब्दों में ढाल लेना, ये बड़ी बात है। तो रवि भाई, मेरा आपसे पहले तो इस बात की तारीफ भी है और ये मेरा सवाल भी है कि इतने चुनौतीपूर्ण पेशे में रहते हुए भी आप इतने संवेदनशील बने रहे और इतना वक्त आप निकाल पाए, ये कैसे किया? देखिए, ये तो आपने कहा पेशा, तो जो हमारा पेशा है वही इतना दायरा देता है देखने को, जीवन को देखने का इतना बड़ा नजरिया देता है कि आप संवेदनशील हो ही जाते हैं। अगर जितनी गहराई में आप खबरों के उतरते हैं और लोगों के, दूसरों के सुख दुख का भागीदार बनते हैं, साझा बनते हैं, जब आप सैनिकों की शव यात्रा में शामिल होते हैं, जब किसी अपराधी के अपराध के शिकार परिवार के साथ उनका दुख साझा करते हैं, जब आप किसी के सफलता की खुशी को साझा करते हैं, जब आप प्रेम के किस्से टीवी पर दिखाते हैं, चाहे वो जूली मटुकनाथ ही क्यों ना हो, तब भी आप हर तरह के भावों से गुजरते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्रकार इन भावों से अछूता रह जाए? वो भाव उसके अंदर रहते हैं। हाँ, प्रकट करने के लिए मंच की बात है, तो मेरा माध्यम कविता है, उसके माध्यम से हुआ, विष्णु जी का माध्यम कहानियां हैं और हिस्ट्री है और गीत है, तो उसके माध्यम से हुआ, आपका सटायर है, तो ये सारे भाव हैं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि हमारा फलक जितना बड़ा है तो हम सिर्फ अपने भाव नहीं बल्कि दुनिया भर के भाव से जुड़ते हैं, और शायद इसीलिए संभव हो पाया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब विष्णु भाई से कहूंगा कि वो बोले। तो सबसे पहले तो रवि मिश्रा, आपने बचपन में आप सबने सुना होगा, जाना पहुंचे कवि, क्या जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अब रवि जी मतलब जो एक वो थी ना रीच, जहां पहुंच नहीं पाता था रवि, वो वहां पहुंच गया है क्योंकि वो कवि बन गए हैं। तो मुझे पहला ख्याल यही आ रहा था। दूसरा, अधूरे से पूरे, एक हुआ क्या कि रवि जी और मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ यहाँ पे, हम एक दूसरे के ऐसे ही साइलेंट फैन थे। वो मुझे पढ़ रहे थे, मेरी हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स होते थे, मैं फेसबुक पे कभी कभी लिख देता था, और मैं अक्सर उनकी कविताएं सुनता था एंकरिंग के अलावा। तो मुझे क्या लगता था कि कहीं ना कहीं उनको एक टॉपिक है, जैसे मेरी आदत है कि मुझे लगता है कि आप सबको पता है, वो बताने की क्या जरूरत है, और बाद में पता चलता है कि इनको पता नहीं था, मुझे बता देना चाहिए था। तो मेरी बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें लोग क्या कहते हैं, ले लेते हैं बुक, खरीद लेते हैं, पढ़ते नहीं है। अभी एक डॉक्टर मेरा दोस्त है, उसने खरीद ली, अब 6 महीने बाद पढ़ना शुरू किया। अब वो रोज मुझे जो मैसेज भेजता है वो क्या होता है, अबे यार ये कहाँ से लाया तू, अबे ये क्या है। मैंने बोला सारे ग्रुप्स में भेज दिया, वो देख सिंगापुर के डॉक्टर्स पागल हो गए इसको पढ़ के, अब वो ये कर रहा होता है। तो क्योंकि पढ़ते नहीं है, मुझे लगता है कि फैक्ट्स बताने चाहिए। इनकी कविताओं में मैंने वो पाया कि कुछ पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो बियॉन्ड द आपके लिमिट सोचने के हो। और मैं लगातार देखता था कि वो कविता नहीं है, वो एक
अलग आपको एक ना सोचने का एक अलग जरिया, वो अलग पॉइंट दे रही है जो आप सोच रहे होते हो कि क्या यार ये पॉइंट से हमेशा लगता था कि मैंने क्यों नहीं सोचा ये, जो ये सोच रहे हैं। तो मैं हूँ हाथरस जिले से, मूल काका हाथरसी का हम पे बड़ा इफेक्ट रहता था, और हम भी तुकबंदी किया करते थे बहुत, कि वहाँ तुकबंदी करने वाले लोग बहुत हैं। IMC का पेपर एक बार मैं टेस्ट देने गया और इंटरव्यू होना था, सब लोग, एक लड़के ने बाहर निकल के बताया कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में क्या है, काका हाथरसी। अब मुझे उनकी कोई कविता याद नहीं आ रही थी, मैंने वहीं बैठे बैठे एक तुकबंदी की थी। सचिन ने किसी मैच में रन मारे थे, मैंने 4 लाइनें बनाई वहीं बैठे बैठे कि सचिन बड़े कम सिन तुम मारो ऐसो छक्का, काका हाथरसी के स्टाइल में, क्योंकि उन्हें लगे कि वो असली है, कि सचिन बड़े कम सिन तुम मारो ऐसो छक्का, देख के पाकिस्तानी रह जाए हक्का बक्का। वो 8 लाइनें बनाई थी, मुझे 4 याद नहीं आ रही। ऐसी 4 लाइनें मैंने PCS के में भी गड़बड़ की, मतलब मन से स्वीकार कर रहा हूँ। मंगलेश डबराल जी से एक बार मुझे किसी ने मिलवाया था और निबंध आ गया, PCS मेंस का पेपर था, निबंध आ गया किसान पे। मेरी आदत है कि मैं नॉर्मली कुछ भी लिखता नहीं हूँ, कुछ होना चाहिए। मुझे कोई किसानों पे कविता याद नहीं आ रही थी, मैंने एक कविता बनाई वहीं बैठे बैठे। आशु कभी बोला करते हैं, तो मैंने वो वाला काम किया। मैंने कविता बनाई कि वो दूर पानी में तैर रही हैं कुछ भैंसे हैं, दूर से लग रही हैं जैसे फुटबॉल की गेंदें हैं। सीरियस कविता थी ये। वो दूर पानी में तैर रही हैं कुछ भैंसे, दूर से लग रही हैं जैसे फुटबॉल की गेंदें हैं। अफसोस मगर कुछ रोज पहले वो जिंदा थी। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बाढ़ के बाद क्या हालात होते हैं, और मैंने वो कविता मंगलेश डबराल जी के नाम पे वहां चेप दी। और तो ये वाकये होते थे ना, तो कविता से मेरा लगा, मतलब जो है, मुझे लगता था कि मेरे बस का गेम नहीं है, लेकिन तुकबंदी में जो कुछ हो जाता था। अभी अनु मलिक जी फंस गए थे, उन्हें गाना दिया था हमने कि इसका म्यूजिक बना दो प्राण प्रतिष्ठा पे, तो अब उन्होंने गाना कंपोज कर लिया। बोले यार कॉपीराइट, जी म्यूजिक से गाना आना था, बोले यार कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा, इसके राइटर का नाम बता दो। मैंने कहा तो पहली मना किया, राइटर नहीं आएगा, राइटर का पता नहीं चलता। अब वो एकदम ऐसा हो गया कि जैसे संबंध खराब होने वाले हैं। मैंने अपनी गाड़ी वैशाली मेट्रो स्टेशन में लगाई और मैंने मेट्रो में एक गाना लिखना शुरू किया, और करंट प्लेस पे आके वो खत्म हो गया। और वो गाना प्राण प्रतिष्ठा पे आप सबने सुना होगा, श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तब पूर्ण होगा। तो वो गाना जी म्यूजिक से रिलीज हुआ, अनु मलिक बड़े खुश हो गए कि अब कॉपीराइट का कोई चक्कर नहीं है, और वो अच्छा चला, करोड़ों लोगों तक पहुंचा। ये अच्छा चल रहा है अभी भी? हाँ अभी भी चल रहा है, अभी मिलियंस में चल रहा है। तो हम लोग क्या करते थे कि ये कविता से मेरा वास्ता ऐसे ही होता था। मेरे एक दोस्त ने एनिमेशन फिल्म में 2 गाने लिखवा लिए थे मुझसे बच्चों के, वो मैंने लिख दिए थे उस वक्त। लेकिन रवि जी की कविताओं में मैंने पाया कि वो सोच के लिखी गई है। मेरे साथ क्या होता है कि फौरी तौर पे मैंने सोचा और जो दिमाग में आया मैंने वो गीत भी लिख दिया। मैंने वो कविता मंगलेश डबराल जी के नाम पे भी लिख दी, एक काका हाथरसी के नाम पे भी सोच ली, लेकिन वो सब फौरी होता था। लेकिन मैं अपनी हिस्ट्री की किताबों में अक्सर वो बहुत रेफरेंसेस के साथ, रिसर्च के साथ वो आती है। वो इनकी कविताओं में मुझे दिखता रहा है हमेशा कि वो एक सिचुएशन होती है लाइफ में, वो सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। तो मैं भी इनकी किताबें देख रहा था, रोमांटिक से लेके जो भी लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की कविताएं पसंद है, उनको ये कविता पसंद आएगी। तो मुझे व्यंग के आदमी ये हैं, लेकिन मुझे व्यंग वाली कविता पसंद में आई। वो आप लोग जो दिल्ली में आके बसे हैं कहीं से, उनको पसंद आएगी। मैं ये पढ़ के थोड़ा सुना दे रहा हूँ। नहीं रहा अब मैं भी अनजान दिल्ली में, बनने लगी है थोड़ी पहचान दिल्ली में। पापा के पैसों से नहीं, खुद की कमाई से ही सही, अट्टालिकाओं के बीच ले लिया है किराए का मकान दिल्ली में। पहले की तरह भीड़ से भरी सड़कें नहीं लगती हैं मुझको सुनसान दिल्ली में। अब मुझको भी देख के कुछ चेहरों पे आ जाती है मुस्कान दिल्ली में। हालांकि नीरज जी की बात ज्यादा है, वो बुक फेयर में आते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। गले में कंपनी का पट्टा, अब यहां से व्यंग शुरू होता है। गले में कंपनी का पट्टा जिसमें हमने और नीरज जी ने उतार दिया है फिलहाल के लिए, अभी ये बाकी है। दिलाता है अलग आत्मसम्मान दिल्ली में। और हाँ, ऑफिस में ही हम मनाते हैं होली, दिवाली या रमजान दिल्ली में, हम सबने मनाया। होती होगी बंदी सरकारी ऐलानों में कहीं, 2 अक्टूबर को तो हर ओर झलकते हैं या जाम दिल्ली में, छलकते हैं जाम दिल्ली में। दशहरे में ही जहां सच के लिए एक बार जगता था, बात बात पे जी उठता है अब वो रामलीला मैदान दिल्ली में।
जहनी गुलामी के बीच लाल किले से खूब होता है आज़ादी का ऐलान दिल्ली में। जनता के सेवक संसद में आके बन जाते हैं मालिकान दिल्ली में। लेकिन मैं तो खुश हूं क्योंकि नहीं रहा मैं भी अनजान दिल्ली में। तो मेरा ये मानना है कि रवि जी की किताब थोड़ा सोच के साथ जो कविताएं हैं वो सोच के साथ लिखी गई हैं, वो पढ़ी जानी चाहिए। तो आपका बाकी कविताओं के बारे में लेके रुख बदल जाएगा, तो आपको लगेगा कि भविष्य के लिए एक बड़ा कवि मिल गया। मैं चाहता हूं कि रवि जी ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट करते रहें और पढ़ते रहें और कविताएं उगलते रहें लगातार। बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आपने इतना शानदार समय बांध दिया। तो हम कार्यक्रम के अंतिम दौर पे पहुंच गए हैं। तीनों महानुभावों ने बहुत अच्छी अपनी अपनी तरीके की बात कही और रवि ने तो जो कविताएं लिखी है बहुत ही अलग तरह की है और ये फ्लेयर जो है ना 10 रंगों का गुलदस्ता है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और ये कार्यक्रम आपने किया और आगे रवि जी ऐसी पुस्तकें लिखते रहें और हम आपको प्रकाशित करते रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।